कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे के अनुसार आज हम राजभाषा के एक महत्वपूर्ण प्रकरण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में सीखेंगे, जिसे संक्षेप में कहते हैं नराकास। अगर आपने अभी तक इसके पहले जो वीडियो आई थी जिसमें हमने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के बारे में पढ़ा था, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसके बारे में नहीं सीखा है, तो आप उसको देखें, जिससे कि आप नराकास के बारे में जो बिंदु हैं वो आसानी से आपको समझ में आए। क्योंकि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय देश में कितने हैं, वर्ष में इनकी बैठक कितनी होती है, क्या ये नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लेते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आप उसे देखें और इसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आसानी से समझ में आए। आई एग्जाम बी के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको हम कहते हैं नराकास, और इसमें हम सीखने वाले हैं इसके गठन के बारे में, इसके अध्यक्ष के बारे में, और इसके सदस्य कौन होते हैं, और इसकी बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नराकास का गठन। नराकास का जो गठन है वो राजभाषा विभाग के द्वारा 22/11/1976 में एक ज्ञापन संख्या के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां पर केंद्रीय सरकार के 10 या फिर इससे अधिक कार्यालय होंगे, वहां पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि नराकास का जो गठन है वो 22 नवंबर 1976 में जो राजभाषा विभाग के द्वारा एक ज्ञापन संख्या निकाली गई थी, और उसके द्वारा बताया गया था कि जहां पर केंद्रीय सरकार के 10 या फिर इससे अधिक कार्यालय होंगे, वहां नगरों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है। अब इसका गठन करने के लिए प्रस्ताव भेजने का जो कार्य है वो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के द्वारा किया जाता है। उसके आधार पर, उन प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के जो सचिव हैं उनकी अनुमति से इसका गठन किया जाता है। तो इसके गठन का प्रस्ताव पहले क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय देंगे, और उस प्रस्ताव के आधार पर जो परमिशन है, जो अनुमति है, वो भारत सरकार के सचिव द्वारा दी जाती है। इसके अध्यक्षता की बात करें तो जो जिस नगर में नराकास है वहां पर केंद्रीय सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, उपक्रम हैं और बैंक हैं, उन सभी में से किसी एक को, जो उसका वरिष्ठतम अधिकारी होगा, जो हेड होगा, उसको अध्यक्षता दी जाती है। अध्यक्ष नामित करने का जो कार्य है वो राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन नामित किए जाने से पूर्व जो प्रस्तावित अध्यक्ष है उससे उसकी लिखित सहमति प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालय, उपक्रमों और बैंकों के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्षता के बाद अगर हम इसके सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य कौन होते हैं, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो कोई व्यक्ति या पर्सन नहीं होते हैं। केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं, उपक्रम और बैंक, वे सभी इसके सदस्य कहलाते हैं, और उन्हीं के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे, प्रशासनिक प्रधान होते हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वो इन समिति की बैठकों में वो नियमित रूप से भाग ले। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो सदस्य होते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं होते, बल्कि उस नगर के जो कार्यालय होंगे, उपक्रम होंगे और बैंक होंगे, वो उसके सदस्य कहलाएंगे। इसकी बैठकों की बात की जाए तो इसकी बैठक जो होती है वो वर्ष में 2 बार होती है। प्रत्येक समिति की बैठकें
आयोजित करने के लिए राजभाषा विभाग पहले से कैलेंडर निकालता है और उसमें उस समिति की यानी प्रत्येक समिति की बैठक हेतु एक निश्चित महीने को निर्धारित किया जाता है। और ये जो कैलेंडर होता है वो समिति के गठन के समय ही इसकी सूचना दी जाती है कि किस नराकास की बैठक कौन से महीने में की जाएंगी, और ये निर्धारित महीने में ही इसकी बैठकें करवाई जाती हैं। सदस्य सचिव का यहाँ पर जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यक्ष के बाद जो जितना भी कार्यकलाप होता है वो सदस्य सचिव के द्वारा किया जाता है। और ये सदस्य सचिव कौन होते हैं, तो समिति के सचिवालय के संचालन के लिए ये जो नराकास की समिति है उसके जो सचिवालय है उसके संचालन के लिए समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा कि कौन होते हैं, ये विभिन्न जो कार्यालय उपक्रम और बैंक होते हैं केंद्रीय सरकार के, उनमें से किसी एक व्यक्ति को जो उसका प्रशासनिक प्रधान होता है उसे इसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो उस अध्यक्ष के द्वारा अपने कार्यालय से, जिस कार्यालय में वो है कार्यरत, वहां से या फिर किसी सदस्य कार्यालय से जो एक हिंदी विशेषज्ञ होता है, जिसे हिंदी का ज्ञान होता है, हिंदी के बारे में नॉलेज होती है, को उसकी सहमति से, यानी यहाँ पर भी उसकी सहमति ली जाती है, फोर्सफुली उसको नहीं बनाया जाता है, उसकी सहमति से ही उस समिति का सदस्य सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के जो कार्यकलाप होते हैं वो सभी कार्यकलाप सदस्य सचिव द्वारा ही किए जाते हैं। परमिशन अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी, लेकिन जो कार्यकलाप है, जो कार्य है, वो सदस्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं। अब अगर बात करें कि इसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से होता है, तो इन समितियों की जो बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय, उपक्रम और बैंक, ध्यान देना है यहाँ पर 3 चीजों की बात की जाती है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की, उपक्रम की और बैंक की। तो इनमें जो प्रशासनिक प्रधान होते हैं वो इनकी बैठकों में भाग लेते हैं, अर्थात उनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। राजभाषा विभाग का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, एवं इसके जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी हैं, वो भी राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व इन बैठकों में करते हैं। नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि या फिर वहां पर जो हिंदी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व होता है। अब बात किया जाए कि नराकास का गठन हो गया, इसके अध्यक्ष सदस्य के बारे में हमने सीखा, पर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इनका गठन किया जाता है, क्यों अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो इसका जो उद्देश्य है वो केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए जो कार्यालय, उपक्रम और बैंक में राजभाषा यानी हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा जो नीति है उसके कार्यान्वयन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के मार्ग में अगर कोई कठिनाइयां आ रही हैं तो उन्हें दूर करने का जो कार्य है वो नराकास के द्वारा ही किया जाता है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय, उपक्रम और बैंक है उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने का भी कार्य नराकास का होता है, और समीक्षा करने के बाद में उसको बढ़ावा देना, यानी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, और यदि उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो उसको दूर करने का काम नराकास का होता है। तो इस प्रकार से नराकास के बारे में आज हमने सीखा कि नराकास जो होता है उसका जो विस्तार रूप होता है वो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय सरकार के कार्यालय, उपक्रम और बैंक जो होते हैं उनमें से किसी एक को उसका प्रशासनिक जो प्रधान होता है उसको उसका अध्यक्ष चुना जाता है। वर्ष में इसकी जो बैठकें होती हैं वो 2 होती हैं, और सदस्य इसके जो होते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वही कार्यालय, उपक्रम और बैंक जो होंगे जिस नगर में उस नराकास का गठन हुआ है वो सभी उसके सदस्य कहलाएंगे। IExamB के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।